राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 10 सरल रेखाओं का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हाई स्कूल में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया होगा। आगे बढ़ने के पहले हम लोग हाई स्कूल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रखा है उसको हम लोग दोहरा लेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। आप याद करिए, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती हूं, उसमें इस क्षैतिज रेखा को हम लोगों ने एक्स एक्सिस कहा था, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोगों ने वाई एक्सिस कहा था। जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी उसको हम लोगों ने मूल बिंदु ओ कहा था। और यह तल या यह समतल जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष थे, इसको कहा गया था एक्स वाई तल। साथ ही एक्स अक्ष की यह दिशा प्लस कही गई थी, इधर की दिशा माइनस कही गई थी। वाई अक्ष के इधर की दिशा प्लस कही गई थी, नीचे की दिशा माइनस कही गई थी। साथ ही आपने देखा होगा कि एक्स अक्ष वाई अक्ष इस एक्स वाई तल को 4 भागों में बांट देता है, जिसमें इस भाग को आपने पहला चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा होगा, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश और इसको चौथा चतुर्थांश कहा होगा। साथ ही आपने ये भी पढ़ा होगा कि पहले चतुर्थांश में देखिए x और y दोनों प्लस थे, तो आपने यहाँ सिंबल लगाया होगा प्लस प्लस। ये प्लस प्लस बता रहा है कि पहले चतुर्थांश में x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। जब आप दूसरे चतुर्थांश में आए होंगे तो आपको याद होगा, देखिए ये x माइनस है और y प्लस है, तो यहाँ आपने माइनस और प्लस लगाया होगा। उसी प्रकार से यहाँ x भी माइनस और y भी माइनस। चौथे चतुर्थांश में आप गए होंगे तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस लगाए होंगे, मतलब x प्लस और y माइनस। इसके बाद आप लोगों ने बिंदुओं का निर्देशांक पढ़ा होगा। जैसे कहा जाए 3,2, तो सबसे पहली बात ये कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट। x का मान 3 का मतलब हुआ कि x अक्ष के धन की दिशा में 3 इकाई दूरी। अगर ये स्केल बना दें हम तो 1, 2, 3। y अक्ष की दिशा में +2, तो +2 कहाँ होगा? +2 ऊपर होगा, तो 1, 2। यही बिंदु हमारा हो जाएगा 3,2। इस तरह से आपने बिंदु का निर्देशांक निकालना सीख लिया होगा। आपसे मैं पूछूं कि -4, -6 कहाँ होगा? देखिए x का मान ऋण है, y का मान भी ऋण है, तो तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों ऋण होते हैं, तो ये बिंदु कहाँ होगा? ये बिंदु होगा तीसरे चतुर्थांश में। इतना पढ़ने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, जिसमें सबसे पहला चीज आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। बच्चों, आपने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार मैं इसे दोहरा रहा हूं। देखिए, एक बिंदु है P x1, y1, दूसरा बिंदु है Q x2, y2, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्या कि PQ बराबर √2
x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। एक बात का ध्यान देंगे कि चूंकि ये दूरी की बात है तो आप चाहे x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2 करें, आंसर दोनों से सेम आता है। एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें आपको और यहां समझाना है वो ये कि इसमें x अक्ष y अक्ष क्यों नहीं दिखाया गया है। x अक्ष y अक्ष यहां हमें दिखाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x1 y1 प्लस है कि माइनस है हमें मालूम नहीं है। तो हम इस बिंदु को किस चतुर्थांश में दिखाएं, हमारे लिए समस्या है। उसी प्रकार से x2 और y2 ये यहाँ पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए हम इस बिंदु को भी नहीं दिखा पा रहे हैं ये किस चतुर्थांश में है। लेकिन अगर x1 y1 और x2 y2 का न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होता तो प्लस माइनस देख के हम ये समझ जाते ये किस चतुर्थांश में है, तो हम इन बिंदुओं को उनके संबंधित चतुर्थांश में दिखा सकते थे। जैसे अगर बिंदु कहा जाए 2 1 और -4, तो ध्यान देंगे ये पहले चतुर्थांश में बना देंगे और ये x ऋण है y पॉजिटिव है दूसरे चतुर्थांश में बना देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ चतुर्थांश नहीं दिखाया गया है, आपको ये सूत्र याद कर लेना है। अगली चीज मध्य बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहे होंगे और उन दोनों बिंदुओं के ठीक मिडिल में, ठीक बीच में जो बिंदु है उसका निर्देशांक आपने निकालना सीखा होगा। एक बार दोहराते हैं इसको भी। सपोज करिए कि एक बिंदु है P x1, y1, दूसरा बिंदु है Q x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के ठीक बीच में यहाँ कोई बिंदु है M। तो इस M का निर्देशांक अगर मैं x, y मानूं तो आपने फॉर्मूला याद किया होगा कैसे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। आपने इसको याद भी कर लिया होगा, एक बार पुनः दोहरा लीजिएगा। मतलब x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 का भाग दे देना है, y कोऑर्डिनेट को भी जोड़कर 2 का भाग दे देना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x y आपको मिल जाएगा। इस पर एक उदाहरण देखते हैं। बिंदुओं 7, 6 और 5, 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। एक बिंदु क्या है A 7, 6 और दूसरा बिंदु क्या है B 5, 8। जो मध्य बिंदु है उसको हम कहेंगे M x, y। तो अभी हम लोगों ने सूत्र देखा था, x का मान कितना होता है, x का मान होता है x1 प्लस x2 बटे 2, मतलब 7 धन 5 बटे 2। तो 7 धन 5 बटे 2 कितना हो जाएगा 6। y निकालते हैं कितना, y1 प्लस y2 बटे 2, तो कितना 6 धन 8 बटे 2, 8 6 14 बटे 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसलिए मध्य बिंदु कितना हो जाएगा M 6, 7 होगा। ये आपका उत्तर आ गया। अगली चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक त्रिभुज दिया होगा, उस त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, आपको मालूम है।
तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया होगा, तो आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद कराया गया होगा। देखिए कैसे। एक त्रिभुज है, ये है A x1 y1, ये है B x2 y2, और ये है C x3 y3। एक बात का फिर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ मूल बिंदु x अक्ष y अक्ष बना हुआ है, यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि बिना x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु के हम इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक नहीं लिख सकते हैं। तो भले ही यहाँ x अक्ष y अक्ष नहीं दिखाया गया है, लेकिन x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु यहाँ पे हैं। यहाँ तीनों बिंदुओं के निर्देशांक अंकों में नहीं दिए गए हैं, जिससे हम इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे कि तीनों बिंदु किस चतुर्थांश में है। इसीलिए x अक्ष y अक्ष यहाँ नहीं दिखाया गया है। इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा कैसे, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। एक बात आपको और बताया गया होगा कि अगर तीन बिंदु ए बी सी जो हम अभी यहाँ दिखाए थे त्रिभुज में, अगर वो संरेख हो जाए, अगर तीनों बिंदु संरेख हो जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आपने हाई स्कूल में इस पर सवाल लगाया होगा कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख है, तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला होगा और देखा होगा कि उसका क्षेत्रफल शून्य आ गया होगा। उसी बात को हम लोग अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी प्रवणता के माध्यम से दिखाएंगे। मतलब आने वाले समय में, आने वाले वीडियो के भाग में हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि तीन बिंदु कब संरेख होंगे, इसको हम लोग प्रवणता के माध्यम से समझेंगे। अब बच्चों फर्स्ट ईयर की एक नई चीज जो आपके सामने दिख रहा है, रेखा की ढाल या प्रवणता, स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की स्लोप या प्रवणता की बात यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या कहा गया है, यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में थीटा कोण बनाती हो, तो थीटा को उस रेखा का झुकाव यानी कि इंक्लिनेशन कहते हैं, तथा टेन थीटा को उस रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, जहां m बराबर टेन थीटा। देखिए बच्चों, बात एकदम स्पष्ट है कि हम पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं, ये मूल बिंदु है। अब कोई रेखा x अक्ष से जब कोण बनाएगी तो आपको मालूम है कि रेखा x अक्ष से हमेशा दो संपूरक कोण बनाती है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यह रेखा है, इधर से ये थीटा कोण बना रही है, तो इधर से कितना बनाएगी, 180 माइनस थीटा डिग्री। अब आप बात ये समझिए, यहां कह रहा है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा से, थीटा कहां है, धनात्मक दिशा से है, इधर धन दिशा होता है, इधर ऋण दिशा होता है। 180 माइनस थीटा कहां से है, ये ऋण दिशा से है। इस लाइन में स्पष्ट किया जा रहा है x अक्ष की धन दिशा से इस कोण की बात हो रही है। दूसरी बात समझिए, कहा जा रहा है वामावर्त दिशा में। देखिए बच्चों, आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा और वामावर्त दिशा के बारे में सुना होगा।
घड़ी की सुई किधर घूमती है? ऐसे घूमती है, दाएं तरफ से घूमती है। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा किधर होगी? वामावर्त दिशा होगी। तो चाहे आप वामावर्त दिशा कहें, चाहे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कहें, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहें, बात दोनों सेम है। अब स्पष्ट हो गया कि यह रेखा एक्स अक्ष के धन दिशा से वामावर्त दिशा में, मतलब इस एंगल थीटा की बात हो रही है, जो कोण बना रही हो उस कोण को क्या कहते हैं? उस कोण को हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन। अब इस कोण का टैन ले लिया जाए तो टैन थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? टैन थीटा को कहेंगे उस रेखा की प्रवणता, यानी कि स्लोप। एक बात यहाँ ये दिख रहा है कि थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? थीटा का मान यहाँ पे 0 से 180, ये 0 डिग्री है और ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। अब बात ये आती है कि प्रवणता जो हम लोग देख रहे हैं इसका क्या लाभ है, क्या एडवांटेज इसका है? ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि m बराबर 1, तो m बराबर 1 का मतलब क्या हुआ कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं एक रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाती है, और मैं कहूं एक रेखा की प्रवणता 1 है, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। लेकिन जब कोण के रूप में कहेंगे तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा, प्रवणता के रूप में कहेंगे तो आपको कम बोलना पड़ेगा, 2-4 शब्द में ही काम आपका चल जाएगा। तो निश्चित तौर पे प्रवणता आने से रेखाओं द्वारा एक्स अक्ष से बने कोण को नापना और उनको समझना बेहद ही हमारे लिए सरल हो जाएगा। अब अगली बात, एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं के लिए ध्यान देंगे। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होगी, तो आप ये बताइए एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री कोण बनाएगा। यहाँ थीटा का मान है 0 डिग्री, तो tan थीटा कितना होगा? m बराबर tan थीटा, यहाँ थीटा का मान है कितना? 0 डिग्री, तो m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा tan 0 यानी कि 0। इससे ये पता चलता है कि x अक्ष की प्रवणता कितनी होगी? x अक्ष की प्रवणता 0 होगी। उसके बाद देखिए, यह रेखा x अक्ष के समांतर रेखा है, इसके लिए भी थीटा का मान 0 होगा। यह भी x अक्ष के समांतर है, 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 यह भी x अक्ष के समांतर है। यानी x अक्ष और x अक्ष के समांतर जितनी रेखाएं हैं उन सारी रेखाओं का प्रवणता कितना होगा? 0 होगा। आप बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। आगे y अक्ष या y अक्ष के समांतर रेखाओं के लिए देखिए, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अगर y अक्ष की प्रवणता निकालें तो y अक्ष के लिए थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम y अक्ष की प्रवणता निकालें, m निकालें तो कितना होगा? m हो जाएगा tan 90 डिग्री। और आपको ये मालूम है कि tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, और tan 90 का मान इन्फिनिटी आने का मतलब ये हो गया कि y अक्ष की प्रवणता परिभाषित नहीं है। क्यों? कि कोई इन्फिनिटी आ जा रही है। अच्छा, अगर y अक्ष के समांतर कोई दूसरी रेखा देखें, इस रेखा के लिए भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इस रेखा के लिए भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इस रेखा के लिए भी 90 डिग्री, इस रेखा के लिए 90 डिग्री।
तो इससे ये पता चल रहा है कि वाई एक्स या वाई एक्स के समांतर जितनी रेखाएं हैं, इन सारे रेखाओं की प्रवणताएं परिभाषित नहीं है। तो हम एक लाइन में आपको याद करा दें कि वाई एक्स की ढाल यानी कि प्रवणता परिभाषित नहीं है। उस रेखा की प्रवणता जिस पर दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 दिए गए हों, अर्थात स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 आर गिवन ऑन द लाइन। एक बात यहाँ ध्यान ये देना है कि प्रवणता निकालने के लिए रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रही है यह नहीं दिया गया है, बल्कि रेखा पर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। x अक्ष y अक्ष आपके सामने दिख रहा है और यह कोई रेखा है। इस रेखा पर दो बिंदु यहां दिया गया है a x1 y1 और यहां दिया गया है b x2 और y2। ये मूल बिंदु है। अगर बिंदु A से x अक्ष पे लंब डाल दें, इसको AC कहें, और B से x अक्ष पे लंब डाल दें, इसको BD कहें, तो आप समझ सकते हैं कि OC कितना होगा, OC x1 होगा और OD कितना होगा, OD x2 होगा। तो C का निर्देशांक मैं लिखूंगा कितना, x1, 0 और इसका निर्देशांक लिखूंगा x2, 0। अगर बिंदु A से रेखा BD पर लंब डाल दें और इसको E बोलें, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, BD होगा y2 और AC यानी कि ED होगा कितना, y1। ये y1 है और ये पूरा कितना है, BD y2 है। तो BE कितना होगा, BE होगा y2 माइनस y1, ये होगा y2 माइनस y1। अब AE कितना होगा, ध्यान देंगे, OD x2 है और OC x1 है, तो ये दूरी होगी कितना, x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। अब रेखा AB जिस पर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए गए हैं, जिसकी हमको प्रवणता निकालनी है, तो ध्यान देंगे यह रेखा पीछे बढ़ाने पर x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। तो आप भी जानते हैं कि अगर यह कोण थीटा है, यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, यह रेखा काट रही है, तो यह कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। अब अगर त्रिभुज EAB में देखें, EAB में tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा, ध्यान देंगे, लंब बटे आधार यानी BE बटा कितना, AE। BE का मान कितना है, y2 माइनस y1 और AE का मान कितना है, x2 माइनस x1। और tan थीटा ही क्या होता है, tan थीटा ही प्रवणता होता है। तो हमको मिल गया क्या, देयरफॉर प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। बच्चों ये सूत्र याद रखिएगा, और इस सूत्र की सबसे बड़ी खासियत कि प्रवणता हमें मिल जा रहा है, लेकिन x अक्ष से बने कोण की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब सपोज करिए कि किसी रेखा पे दो बिंदु दिए गए हों और पूछा जाए कि बताइए वह रेखा x अक्ष से कितना कोण बनाएगा,
तो आप बड़े आसानी से उस रेखा की पहले प्रवणता निकाल लेंगे, और प्रवणता निकल जाएगा इसका मतलब यम निकल गया, और यम निकल गया तो टेन थीटा निकल गया, और टेन थीटा निकल गया तो थीटा निकल गया, मतलब एक्स अक्ष से बना हुआ कोण निकल गया। इस पे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। बिंदु -7, -2 और -1, 4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। हमने एक बिंदु लिखा यहाँ ए -7, -2, दूसरा बिंदु लिखा बी कितना -1, 4। अभी हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो रेखा AB की प्रवणता कितनी होगी? रेखा AB की प्रवणता यम बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। मान भरें, देखिए y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 अपान x2 माइनस x1 -1 -7, तो कितना -1 -7 कितना हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 7 - 1 6, तो कितना हो गया? इसलिए यम बराबर 1, यानी वह रेखा जिस पर दो बिंदु -7, -2, -1, 4 दिए गए हों, उस रेखा की प्रवणता कितनी होगी? 1 होगी। बच्चों, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इस पहले भाग में हमने ज़्यादातर हाई स्कूल से आपको जोड़ने का काम किया है, नया चीज़ प्रवणता बताया गया है। मुझे उम्मीद है इस पहले भाग में जो चीज़ आपको बताया गया है आप उसको ठीक ढंग से तैयार कर लेंगे, और उसके साथ आज का गृह कार्य क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो बेहद ही आसान है और आज के ही पाठ पर आधारित है, आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द सरल रेखाओं के दूसरे भाग को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।